हैरी पॉटर। इस जादुई सीरीज़ की पहली पुस्तक हैरी पॉटर और पारस पत्थर ख़त्म हो चुका है। आज से हम शुरू कर रहे हैं हैरी पॉटर सीरीज़ की दूसरी किताब हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना। आइए सुनते हैं इसका पहला अध्याय, सबसे बुरा जन्मदिन। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था जब प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में नाश्ते के समय बहस हुई हो। वर्नन डजली की नींद सुबह जल्दी खुल गई थी। वे अपने भांजे हैरी की मादा उल्लू के चीखने की वजह से जाग गए थे। वे नाश्ते की टेबल पर गरज रहे थे। इस हफ्ते में ये तीसरी बार हुआ है। अगर तुम उस उल्लू को काबू में नहीं रख सकते हो तो मैं उसे यहाँ से निकाल दूंगा। हैरी ने एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की। वो बोर हो गई है, उसे खुले आसमान में उड़ने की आदत है। अगर मैं उसे सिर्फ रात को खुला छोड़ दूं तो शायद। वर्नन अंकल गुर्राए। क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? ये बोलते समय तले अंडे का एक टुकड़ा उनकी घनी मूंछों पर लटक रहा था। मैं जानता हूँ उस उल्लू को बाहर निकालने के बाद क्या होगा। उन्होंने और उनकी पत्नी पिटूनिया ने एक दूसरे को रहस्यमयी अंदाज में देखा। हैरी ने जवाब देने की कोशिश की, परंतु उसके शब्द डजली के बेटे डडली की लंबी और तेज डकार के नीचे दब गए। मुझे और नाश्ता चाहिए। कड़ाही में नाश्ता रखा है मेरे लाडले। इतने समय बाद तो हम तुम्हें जी भर कर खिला पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल में अच्छा खाना मिलता होगा। पिटूनिया, फालतू बात मत करो। जब मैं स्मेल्टिंग्स में था मैं कभी भूखा नहीं रहा। डडली को वहाँ खाने की कोई कमी नहीं होती होगी, है ना बेटा? डडली ये सुनकर मूर्खों की तरह मुस्कुराया और हैरी की तरफ मुड़ा। मुझे कड़ाही उठाकर दो, हैरी ने चिढ़कर कहा। तुम जादुई शब्द बोलना तो भूल गए। इस सामान्य से वाक्य का पूरे परिवार पर अविश्वसनीय असर हुआ। डडली की सांस रुक गई। वो हाँफते हुए कुर्सी से इतनी तेजी से गिरा कि पूरा किचन हिल गया। मिसेस डजली ने चीखकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मिस्टर डजली उछलकर खड़े हो गए और उनकी कनपटी की नसें फड़कने लगी। हैरी ने तत्काल कहा, मेरा मतलब था। उसने प्लीज़ नहीं कहा। अंकल ने गुस्से में थूक उड़ाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना हमारे घर में जादू का नाम भी मत लेना। परंतु मैं तो। वर्नन अंकल टेबल पर मुक्का मारते हुए दहाड़े। डडली को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम इस छत के नीचे तुम्हारी असामान्य हरकतों का जिक्र करो। हैरी बोला, ठीक है। वर्नन अंकल वापस बैठ गए। जब से हैरी गर्मियों की छुट्टी में घर लौटा है, वर्नन अंकल उससे इसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं, मानो वो कोई बम हो जो किसी भी समय फट सकता है। इसका कारण था कि हैरी सामान्य बच्चा नहीं था। सच तो ये था कि वो उतना ही असामान्य था जितना हुआ जा सकता था। हैरी पॉटर एक जादूगर था जो हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय में 1 साल तक पढ़ने के बाद घर लौटा था। और अगर डजली दंपत्ति छुट्टियों में उसके घर आने की वजह से दुखी थे तो हैरी उनसे ज़्यादा दुखी था। उसे हॉगवर्ट्स की याद आती थी। उसे हॉगवर्ट्स की इतनी याद आती थी जैसे उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा हो। उसे महल की रहस्यमयी गलियारों और भूतों की याद आती, अपनी जादू की पढ़ाई की, उल्लुओं द्वारा लाई गई डाकों की, बड़े हाल में दावत खाने की, टावर के कमरे में मसहरीदार पलंग पर सोना, चाबियों और मैदान के रखवाले हैग्रिड के अंधेरे जंगल के पास बने घर तक जाना याद आता। हैरी जैसे ही घर आया था वैसे ही वर्नन अंकल ने उसके मंत्र की सारी किताबें, जादुई छड़ी, दुशाले, कड़ाही और बेहतरीन निम्बस 2000 झाड़ू को सीढ़ी के नीचे वाली अलमारी में ताले में बंद कर दिया था। पूरी गर्मियों में क्विडिच की प्रैक्टिस न करने के कारण हैरी को उसके हाउस की टीम से निकाल दिया जाएगा तो डजली दंपत्ति को उसकी क्या परवाह थी। अगर हैरी बिना होमवर्क के स्कूल जाएगा तो डजली दंपत्ति को क्या फ़र्क पड़ता था। डजली दंपत्ति ऐसे लोग थे जिन्हें जादूगर मगलू कहते हैं। हैरी का हुलिया बाकी परिवार से बिल्कुल अलग था। वर्नन अंकल भारी भरकम थे। उनकी गर्दन ना के बराबर थी। मूछें बड़ी और काली थीं। पिटूनिया आंटी का चेहरा पतला और घोड़े की तरह था। डडली सुनहरे बालों वाला, गुलाबी और सुअर की तरह मोटा था। दूसरी तरफ हैरी छोटा और दुबला था। आंखें चमकदार हरी थीं और उसके गहरे काले बाल हमेशा बिखरे रहते। वो गोल चश्मा पहनता था और उसके माथे पर पतला बिजली गिरने के आकार वाला निशान था। इस निशान ने ही हैरी को खास तौर पर असामान्य बना दिया था, बाकी जादूगरों से ज़्यादा असामान्य।
ये निशान हैरी के उस रहस्यमय अतीत की इकलौती निशानी था जिस वजह से 11 साल पहले डर्सली दंपत्ति की चौखट पर उसे छोड़ा गया था। 1 साल की उम्र में न जाने कैसे दुनिया के सबसे बड़े शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमार्ट के शाप से वो बच गया था, जिसका नाम लेने में ज़्यादातर जादूगर और जादूगरनियाँ आज भी डरते हैं। वोल्डेमार्ट के हमले में हैरी के माता पिता मारे गए, परंतु वो बिजली गिरने जैसे निशान के साथ बच गया। और ये कोई नहीं जानता था कि जिस पल वोल्डेमार्ट हैरी को नहीं मार पाया, उसी पल उसकी तमाम शक्तियाँ चली गईं। इसलिए हैरी को उसकी मृत माँ की बहन और उसके पति ने पाला था। उसे डर्सली परिवार में रहते रहते 10 साल हो गए, पर वो समझ ही नहीं पाया कि उसके आसपास अजीब घटनाएं क्यों होती हैं। डर्सली परिवार को तो ये भी याद नहीं था कि आज हैरी का 12वां जन्मदिन है। जाहिर है उसे उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी। केक की बात तो रहने दें, उन्होंने कभी ढंग का तोहफा भी नहीं दिया था। उसके जन्मदिन को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते थे। उसी पल वॉर्नन अंकल ने अपना गला साफ करते हुए महत्वपूर्ण अंदाज में कहा, आज महत्वपूर्ण दिन है। हैरी ने ऊपर की तरफ देखा, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वॉर्नन अंकल ने कहा, मैं आज अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौदा करूँगा। हैरी दोबारा अपना टोस्ट खाने लगा। वॉर्नन अंकल ने कहा, एक अमीर भवन निर्माता और उसकी पत्नी डिनर पर आ रहे हैं और वॉर्नन अंकल को उम्मीद है कि भवन निर्माता उन्हें बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। वॉर्नन अंकल की कंपनी ड्रिल बनाती है। वॉर्नन अंकल बोले, चलो हम एक बार कार्यक्रम दोहरा लें। हम सब 8 बजे अपनी अपनी जगह पर होंगे। पिटूनिया, तुम रहोगी यहाँ बैठक में, अपने घर में उनके स्वागत के लिए तैयार। पिटूनिया आंटी तत्काल बोली, बहुत बढ़िया। और डडली बेटा, तुम दरवाज़ा खोलने के इंतज़ार में। डडली ने एक बनावटी और भद्दी सी मुस्कान बनाते हुए कहा, मैसल अंकल आंटी, लाइए मैं आपकी कोट संभाल कर रख दूँ। पिटूनिया आंटी गदगद होकर बोली, वो सोचेंगे कितना प्यारा बच्चा है। शाबाश डडली, वॉर्नन अंकल ने कहा। फिर वे हैरी की तरफ मुड़े और बोले, तुम? हैरी ने भावहीन स्वर में जवाब दिया, अपने बेडरूम में बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूँ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना। पिटूनिया, मैं उन लोगों को बैठक में लेकर आऊँगा, तुम्हारा परिचय कराऊँगा और उनके लिए ड्रिंक्स बनाऊँगा 8:15 बजे। मैं कहूँगी डिनर तैयार है। पिटूनिया आंटी बोली। और डडली बेटा, तुम बोलोगे? मैं सुनो आंटी, आइए मैं आपको अपने डाइनिंग रूम में ले चलूँ। पिटूनिया आंटी नाक से सांस खींचते हुए बोली, मेरा आदर्श सभ्य बच्चा। और तुम? वॉर्नन अंकल ने खा जाने वाले अंदाज में हैरी से पूछा। अपने बेडरूम में बिल्कुल चुपचाप, जैसे इस घर में हूँ ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही करना। अब हमारा लक्ष्य है डिनर के दौरान उनकी तारीफ के वाक्य बोलना। पिटूनिया, तुम इस मौके पर क्या कहोगी? मिस्टर मैसन, वॉर्नर ने मुझे बताया है कि आप गोल्फ के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मिसेस मैसन, आपने ये ड्रेस कहाँ से खरीदी? बहुत बढ़िया। और डडली बेटा, तुम क्या कहोगे? डडली ने कहा, मैं कहूँगा हमें स्कूल में अपने आदर्श व्यक्ति पर निबंध लिखना था और मैसन अंकल, मैंने आपके बारे में लिखा। पिटूनिया आंटी और हैरी दोनों के लिए इसे पचाना मुश्किल था। पिटूनिया आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दूसरी तरफ हैरी ने अपना मुंह टेबल के नीचे छुपा लिया ताकि उसे कोई हंसते हुए न देख ले। वॉर्नन अंकल ने कहा, मैसन दंपत्ति तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते और हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। अगर किस्मत अच्छी रही तो 10 बजे तक की न्यूज़ के पहले मैं समझौते पर दस्तखत करवा कर लिफाफे में बंद करवा लूँगा। कल इस समय तक हम माजोर्का में हॉलीडे होम खरीद रहे होंगे। तो फिर ठीक है, अब शहर से डडली और अपने लिए डिनर जैकेट लेकर आता हूँ। और फिर उन्होंने गुर्राकर हैरी से कहा, जब तुम्हारी आंटी सफाई करें तो उनके रास्ते में मत आना। हैरी पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। दिन खुशनुमा और सूरज की रोशनी से भरा था। वो लॉन के पार गया, बगीचे में बेंच पर बैठ गया। धीमी आवाज़ में गाने लगा, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। न कोई कार्ड न तोहफा। वो आज की शाम इस तरह गुजारेगा जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। दुखी मन से झाड़ियों की तरफ देख रहा था। उसे इतना ज़्यादा अकेलापन कभी महसूस नहीं हुआ। हॉगवर्ट्स की किसी भी चीज़ से ज़्यादा क्विडिच खेलने से भी हैरी को अपने सबसे अच्छे दोस्तों में रॉन वीज़ली और हरमाइनी ग्रेंजर की याद आ रही थी। बहरहाल ऐसा लगा जैसे उन लोगों को बिल्कुल याद नहीं आ रही थी। पूरी गर्मियों में उन दोनों ने एक भी चिट्ठी नहीं लिखी, जबकि रॉन ने हैरी से कहा था वो अपने घर उसे रहने के लिए बुलाएगा। अनगिनत बार हैरी जादू से हेडविग के पिंजरे का ताला खोलने की कगार पर था
और उसके द्वारा रॉन और हरमाइनी को चिट्ठी भेजना चाहता था, परंतु ये काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि इसके लिए जोखिम लिया जाए। नाबालिग जादूगर को स्कूल से बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं थी। हैरी ने ये बात डर्सली दंपत्ति को नहीं बताई थी। वो जानता था कि वे उसे जादुई छड़ी और जादुई झाड़ू के साथ उसे भी सीढ़ियों के नीचे इसलिए नहीं बंद कर रहे क्योंकि उन्हें डर था कि हैरी उन सबको गुबरैले कीड़ों में बदल देगा। डर्सली परिवार में लौटने के 2 सप्ताह बाद तक हैरी अनाप शनाप मंत्र बोलता रहा और उसे तब बहुत मज़ा आता जब डडली अपनी जान छुड़ाकर थुल-थुल पैरों से कमरे के बाहर भागता था। परंतु रॉन और हरमाइनी की लंबी खामोशी के कारण हैरी अब खुद को जादुई दुनिया से अलग थलग महसूस कर रहा था। उसे डडली को सताने में भी मज़ा नहीं आ रहा था और अब तो रॉन और हरमाइनी उसका जन्मदिन भी भूल गए थे। हॉगवर्ट्स से अगर एक भी खत आ जाए तो बदले में इस समय वो कुछ भी दे सकता था। यहाँ तक कि अपने जाने दुश्मन ड्रैको मैलफॉय की शक्ल देखकर भी वो एक तरह से खुश होगा, क्योंकि उसे यकीन ऐसा नहीं था कि उसने हॉगवर्ट्स में पिछले साल मौज मस्ती ही की हो। साल के आखिर में हैरी ने किसी और का नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट का सामना किया था। वोल्डेमार्ट अब पहले जितना शक्तिशाली तो नहीं था, परंतु डरावना और चालाक। अब भी वो दोबारा शक्तिशाली बनने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। हैरी दूसरी बार वोल्डेमार्ट के चंगुल से बच निकला था। हालांकि ये घटना कई सप्ताह पुरानी हो चुकी थी, परंतु अब भी उसकी यादों की वजह से वो रात में जाग जाता। उसे वोल्डेमार्ट का लाल चेहरा और गुस्से से भरी बड़ी बड़ी आंखें याद आती। हैरी अचानक बगीचे की बेंच पर तनकर बैठ गया। झाड़ियों को यूं ही घूर रहा था। अचानक झाड़ियां पलटकर उसे घूरने लगी। पत्तियों के बीच से 2 बड़ी हरी आंखें उभर आईं थीं। जैसे ही हैरी उछलकर खड़ा हुआ, लॉन के दूसरी तरफ से चिढ़ाने वाली आवाज़ तैरती हुई आई। डडली बतख जैसी चाल चलते हुए उसकी तरफ आ रहा था। मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है। बड़ी बड़ी आंखें झपकी और गायब हो गईं। क्या? हैरी ने पूछा। उसने अब भी अपनी आंखें झाड़ियों पर से नहीं हटाई। मैं जानता हूँ आज कौन सा दिन है। बहुत अच्छे, हैरी ने कहा। चलो, अब तुम्हें सप्ताह के दिन तो याद हो गए। डडली ने ताना मारा। आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु ये तो बताओ तुम्हें किसी ने कार्ड क्यों नहीं भेजा? क्या उस अजीब जगह पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया। बेहतर होगा कि तुम्हारी माँ ये न सुन लें कि तुम मेरे स्कूल के बारे में बात कर रहे हो। डडली ने अपना पैंट ऊपर सरकाया जो उसकी मोटी कमर से नीचे सरक रहा था। उसने संदेह भरे स्वर में पूछा, तुम झाड़ियों को क्यों घूर रहे हो? हैरी ने सोचा, मैं ये सोच रहा था कि इनमें आग लगाने के लिए सबसे अच्छा मंत्र कौन सा होगा। डडली तत्काल पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके मोटे चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डैडी ने तुम्हें जादू करने से मना किया है। छू मंतर काली कलंतर। हैरी खूंखार आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। तेरा वचन न जाए खाली, जल तू जलाल तू। मम्मी मम्मी। डडली चीखते हुए जान छुड़ाकर गिरते पड़ते घर की तरफ भागा। मम्मी देखिए वो क्या कर रहा है। हैरी ने इस एक पल के आनंद की बहुत भारी कीमत चुकाई। उन्होंने साबुन लगा फ्राइंग पैन हैरी को फेंक कर मार दिया। उसे झुककर अपना सिर बचाना पड़ा। इसके बाद पिटूनिया आंटी ने उसे बहुत से काम दिए और ये भी बताया कि जब तक वो काम पूरे नहीं कर लेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। हैरी खिड़कियां साफ कर रहा था, कार धो रहा था, लॉन तराश रहा था। डडली जीभ लपलपाते हुए आइसक्रीम चाट रहा था और टहलते हुए देख रहा था। आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा था। हैरी जानता था कि उसे डडली के जाल में नहीं फंसना चाहिए था, परंतु डडली ने बिल्कुल वही बात कह दी जो हैरी खुद सोच रहा था। शायद हॉगवर्ट्स में उसका कोई दोस्त नहीं है। फूलों की क्यारियों में खाद फैलाते समय उसने सोचा, काश वे इस समय मशहूर हैरी पॉटर को देख पाते। उसकी कमर दुख रही थी और चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। आखिर शाम को 7:30 बजे तक थके मांदे हैरी ने सुना पिटूनिया आंटी उसे आवाज़ लगा रही थी, यहाँ अंदर आओ और अखबार पर पैर रख कर आना। हैरी खुशी से चमकदार किचन में गया। फ्रिज पर रात की पुडिंग रखी थी, हीटी हुई क्रीम का एक बड़ा सा ढेर और मिठाई। ओवन में गोश्त भून रहा था। जल्दी आओ, मैसन दंपत्ति आते होंगे। पिटूनिया आंटी ने फटकारते हुए किचन की टेबल पर रखी ब्रेड की 2 स्लाइस और चीज़ के एक टुकड़े की तरफ इशारा किया। वे अपनी नारंगी गुलाबी कॉकटेल ड्रेस पहन चुकी थी। हैरी ने हाथ धोकर बेस्वाद भोजन को जैसे तैसे गले के नीचे उतारा, जिस पर उसने आखिरी कौर उठाया। पिटूनिया आंटी ने प्लेट हटा दी, कहा, अपने कमरे में जाओ जल्दी। जब हैरी ड्राइंग रूम के दरवाजे से गुजरा तो उसे वर्नन अंकल और डडली की
झलक दिखी जो डिनर जैकेट पहन चुके थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वर्नन अंकल का तमतमाया हुआ चेहरा सीढ़ियों के नीचे दिखाई दिया। याद रखना लड़के, जरा सी भी आवाज़ की तो। हैरी दबे पांव अपने कमरे में पहुंचा, दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर लुढ़कने को तैयार था, मगर समस्या यह थी कि कोई पहले से ही बैठा हुआ।